नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम इकाई 2 का जो सिलेबस है उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक लाइव लेक्चर में जो इकाई 1 है भाषा विज्ञान, उसके सिलेबस को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि कौन से टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, बहुत बार विद्यार्थी को यह समझने में कठिनाई होती है कि उन्हें सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके कारण वे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक वीडियो, जिसमें हम यूजीसी नेट और सेट के सिलेबस को समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हम गलत पुस्तकों से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में उसका नुकसान हमें होता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप सही पुस्तकों से सही नोट्स पढ़ोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप यूजीसी नेट और सेट से संबंधित नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ देवानंद हिंदी को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह यूजीसी नेट और सेट दोनों का समान सिलेबस है। तो यह इकाई 2 है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास यह आपको पढ़ना है। दोस्तों, इसके लिए डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है वह काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ ही जो गद्य साहित्य है उसके लिए रामचंद्र तिवारी का। तो हम टॉपिक के अनुसार देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कौन से बुक में काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। तो इसमें आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो आपको पढ़ना है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इसमें दोस्तों आपको यह पढ़ना है कि कौन से विद्वान ने कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन की पद्धति है वह पढ़ना है आपको, जिसमें आपको जो विभिन्न विद्वान हुए हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन, गार सादत दासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, तो इन विद्वानों ने कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, इन बात को आपको पढ़ना है। और आपको उनके जो इतिहास ग्रंथ है और उनका समय, वह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे के पॉइंट में हम देखें दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो हिंदी जो साहित्य है, तो हिंदी भाषा का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो साहित्य लिखा गया है उसका काल विभाजन और नामकरण आपको पढ़ना है। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में, 4 कालों में बांटा गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इसका आपको काल विभाजन पढ़ना है। फिर नामकरण, यानी कि कौन से युग को क्या नाम दिया गया है, इसका आपको अध्ययन करना है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा है, और जो भक्ति काल है उसे पूर्व मध्य काल। तो मध्य काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्य काल को रीति काल। और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा है। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि कौन से विद्वान ने किस काल को क्या नाम दिए हैं और उसका समय क्या निर्धारित किया है। तो इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो आपको आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, रासो ग्रंथ की प्रधानता, ऐतिहासिकता का अभाव, संकुचित राष्ट्रीयता, डिंगल पिंगल भाषा, ये जो कुछ विशेषताएं हैं इसका आपको अध्ययन करना है कि आदिकाल की जो साहित्य है उसकी क्या विशेषताएं रही है और साहित्यिक प्रवृत्तियां।
इसका आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको रासो साहित्य, इसका भी आपको अध्ययन करना है। दोस्तों, जो इतिहास लेखन की जो परंपरा है, यह टॉपिक आपको डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में काफी अच्छा दिया गया है। आप इस बुक को खरीद के इससे पढ़ सकते हो। और एक और बुक है शिव कुमार शर्मा का। शिव कुमार शर्मा का जो बुक है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, तो यह बुक भी काफी अच्छी है। तो इसमें से दोस्तों आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां और ये जो टॉपिक है काल विभाजन, नामकरण और आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं के लिए दोस्तों शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, यह काफी अच्छी बुक है। फिर आपको दोस्तों आगे पढ़ना है रासो साहित्य। तो जो हिंदी साहित्य में जो रासो साहित्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, इन सभी का आपको परिचय पढ़ना है। इसके बाद आपको आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, तो हिंदी का जो जैन साहित्य, इसका आपको अध्ययन करना है। दोस्तों, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इन तीनों का आपको अध्ययन करना है। और इन तीनों का अध्ययन करने के लिए आपको डॉक्टर नगेंद्र का जो पुस्तक है वह काफी अच्छी है। तो आप डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक से इस पॉइंट को पढ़ सकते हो। और अमीर खुसरो की जो कविता है, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनका पदावली तथा लौकिक साहित्य, दोस्तों यह टॉपिक जो आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां को छोड़कर यह सभी टॉपिक आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से पढ़ सकते हो, जो कि काफी अच्छी पुस्तक है। परंतु दोस्तों, आपको आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां यह पढ़ने के लिए शिव कुमार शर्मा की जो बुक है वह रेफर करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र में आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां, इस पर कोई भी टॉपिक नहीं है। आगे देख लेते हैं हम भक्ति काल। तो भक्ति काल में दोस्तों आपको है भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो यह टॉपिक दोस्तों आपको शिव कुमार शर्मा के पुस्तक से पढ़नी है, जो कि काफी इस बात को काफी अच्छे से स्पष्ट किया गया है। तो भक्ति आंदोलन जो है, तो भक्ति आंदोलन को लेकर विद्वानों के क्या मत रहे हैं, इसको लेकर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का जो बुक है उसमें काफी अच्छे से दिया गया है। तो यह टॉपिक आप शिव कुमार शर्मा के पुस्तक से पढ़ सकते हो। फिर है भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, यह टॉपिक भी आप शिव कुमार शर्मा के पुस्तक से पढ़ सकते हो। दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ है, विद्वानों का क्या मत है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगला जो पॉइंट है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो यह टॉपिक पढ़ने के लिए दोस्तों आप डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है वह भी रेफर कर सकते हो, और शिव कुमार शर्मा। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने के लिए आपको दो सबसे अच्छी पुस्तकें जो हैं वह है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास और शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। यह दो बुक काफी अच्छी है, तो आप इन दो बुकों को लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको भक्ति काल है, उसमें भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपको जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वह पढ़ना है। फिर आलवार संत, जो दक्षिण में आलवार संत हुए हैं जिनकी संख्या 12 मानी गई है, उनका आपको परिचय पढ़ना है। फिर भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। तो दोस्तों, भक्ति काल के जो प्रमुख संप्रदाय हुए हैं, जैसे कि सूफी संप्रदाय, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, इसके लिए दोस्तों आप डॉक्टर नगेंद्र का जो पुस्तक है वह पढ़ सकते हो।
इसके ऊपर भी दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने देखा था कि संत काव्य की जो विचारधारा है उनके ऊपर किनका प्रभाव पड़ा है, और जो सूफी काव्य है उनके विचारों पर भी किनका प्रभाव पड़ा है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हो। अगला जो पॉइंट है वह है निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। तो निर्गुण कवियों में आते हैं संत कवि और सूफी कवि, जिसे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। तो आपको उन सभी कवियों का और उनके काव्य का अध्ययन करना है। और सगुण, ये सुगन हुआ है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सगुण कवि यानी कि राम भक्ति कवि और कृष्ण भक्ति कवि, उनके काव्य और उनकी रचनाओं को पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल में आपको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, जिसमें आपको रीतिकाल के जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है इसका अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इनका आपको अध्ययन करना है। इसके लिए दोस्तों शिव कुमार शर्मा का जो बुक है वह काफी अच्छी है। और अगला जो पॉइंट है रीति कवियों का आश्चर्यत्व, यह टॉपिक भी शिव कुमार शर्मा की पुस्तक में काफी अच्छे से स्पष्ट किया गया है। अगला जो पॉइंट है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हुए हैं दोस्तों, ऐसे तो रीतिकाल में बहुत कवि हुए हैं, परंतु जो प्रमुख हुए हैं जैसे कि चिंतामणि, भिखारी दास, देव, सेनापति, बिहारी, घनानंद भूषण, ये जो प्रमुख कवि हुए हैं इनका आपको अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत आपको इनका जन्म, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनके काव्य की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं इसका आपको अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल में दोस्तों आपको हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पढ़ना है। दोस्तों यह टॉपिक एक बुक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक है आभा रानी और ईश्वर दत्त सील। तो ईश्वरी दत्त सील और आभा रानी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें यह टॉपिक काफी अच्छी दी गई है। इसका जो नोट्स है दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी विथ देवानंद हिंदी, उसे ज्वाइन करके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास जो आभा रानी का बुक है उसका आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो अगला जो इसमें दोस्तों आपको यह पढ़ना है कि हिंदी गद्य का जो उद्भव और विकास हुआ है, तो आपको पता होगा कि आदिकाल से ही कुछ गद्य रचनाएं देखने को मिलती है। तो जिसमें राजस्थानी गद्य, फिर ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, इनका आपको परिचय पढ़ना है कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, तो जो भारतेंदु युग है उससे पूर्व जो हिंदी गद्य है उसका आपको अध्ययन करना है। फिर 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, तो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसका साहित्य पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसका आपको अध्ययन करना है। फिर अगला जो पॉइंट है वह है भारतेंदु और उनका युग। तो आपको भारतेंदु जी और उनके युग का परिचय पढ़ना है, जिसमें आपको भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं रही है, भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं और उनकी कविताओं का अध्ययन आपको करना है। इसके ऊपर भी दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, माफ कीजिए, अगला जो पॉइंट है पत्रकारिता का आरंभ, यानी कि हिंदी पत्रकारिता। तो हिंदी पत्रकारिता का जो आरंभ होता है वहां से लेके 19वीं शताब्दी तक हिंदी पत्रकारिता का विकास आपको पढ़ना है। फिर आधुनिकता की अवधारणा, दोस्तों आधुनिक काल में जो आधुनिकता शब्द है उसकी अवधारणा आपको पढ़नी है।
फिर अगला जो पॉइंट है वह है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत दोस्तों आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग पढ़ना है। तो जिसमें आपको द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं रही है, इसके साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग में क्या योगदान रहा है, साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, और द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि और उनके काव्य रहे उनका आपको अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है हिंदी नव जागरण और सरस्वती। तो हिंदी साहित्य में जो नव जागरण हुआ और उसके में जो सरस्वती पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ था, तो उसका क्या योगदान रहा है, तो इसका अध्ययन आपको करना है। इसके साथ ही आपको राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, तो हिंदी में जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा दोस्तों वह है जिन कवियों ने राष्ट्र प्रेम को लेकर काव्यधाराएं लिखी है, काव्य लिखे हैं, वे सभी कवि इसमें आते हैं। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन ये प्रमुख कवि आते हैं, और एक कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इनका आपको अध्ययन करना है। फिर स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, तो इसके साथ ही आपको जो स्वच्छंदतावाद है उसका भी अध्ययन करना है। आगे है छायावाद। तो छायावाद के अंतर्गत आपको छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता, दोस्तों यह टॉपिक जो है वह आपको शिव कुमार शर्मा की पुस्तक में काफी अच्छा दिया गया है। तो छायावाद का जो टॉपिक है वो आपको शिव कुमार शर्मा की पुस्तक से पढ़ना है, और जो बाकी चीजें हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ये आपको डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है छायावाद के प्रमुख कवि, फिर आपको जो छायावाद के प्रमुख 4 कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन 4 प्रमुख कवियों के जन्म, उनकी रचनाओं का अध्ययन आपको करना है। प्रगतिवाद की अवधारणा। तो हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवाद है, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर कविता हिंदी में लिखी गई, उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। तो आपको प्रगतिवाद की जो अवधारणा है उसका अध्ययन करना है। इसके साथ ही आपको प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि इसका अध्ययन आपको करना है, जिसमें आपको प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं रही है और कौन से प्रमुख कवि रहे हैं और उनके काव्य, इनका अध्ययन करना है। इसके साथ ही दोस्तों यह टॉपिक भी दोस्तों शिव कुमार शर्मा की पुस्तक में काफी अच्छा दिया गया है। अगला जो पॉइंट है प्रयोगवाद और नई कविता। तो आपको प्रयोगवाद पढ़ना है कि प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं रही है और उसके प्रमुख कवि कौन है। इसके साथ ही आपको नई कविता का भी अध्ययन करना है। फिर आपको नई कविता के प्रमुख कवि, फिर समकालीन कविता जो कि 2000 ईस्वी तक है, तो इसका भी आपको अध्ययन करना है कि समकालीन कविता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं रही है, और समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन रहे हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएं। तो हिंदी में जो समकालीन यानी कि 2000 ईस्वी तक जो पत्रकारिताएं हैं उसका आपको अध्ययन करना है कि कौन सी पत्रिकाएं हैं, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके संपादक कौन है, इसका आपको अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों गद्य विधा के बारे में। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास में आपको भारतीय उपन्यास की अवधारणा, तो भारतीय उपन्यास की अवधारणा पढ़ना है। फिर इसमें आपको प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 ईस्वी तक, इसका आपको अध्ययन करना है। दोस्तों गद्य साहित्य के लिए जो रामचंद्र तिवारी का जो बुक है हिंदी का गद्य साहित्य, यह रेफर करना है। यह काफी अच्छी बुक है और यूजीसी नेट
और सेट के एग्जाम में ज़्यादातर जो प्रश्न है दोस्तों ये इसी पुस्तक से आते हैं। इसलिए अगर आप रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से पढ़ाई करोगे तो आपको यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में कठिनाई नहीं होगी। तो जो इसमें आपको पढ़ना है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जिसमें हम देखते हैं कि परीक्षा गुरु, भाग्यवती, फिर चंद्रकांता, ये जो प्रमुख उपन्यास है इसके बारे में आपको इसका अध्ययन करना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको प्रेमचंद और उनका योग, तो प्रेमचंद में जो प्रमुख कवि लेखक हुए हैं उनका अध्ययन करना है, और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, तो प्रेमचंद के बाद 2000 तक जो उपन्यास लिखे गए हैं उनका विकास क्रम आपको देखना है। फिर आगे है हिंदी कहानी, तो हिंदी कहानी में आपको हिंदी कहानी का उद्भव और विकास इसका अध्ययन करना है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो इसमें दोस्तों विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ एक टोकरी भर मिट्टी को। तो इंदुमती लिखी गई थी 1900 ईस्वी में और एक टोकरी भर मिट्टी लिखी गई थी 1901 ईस्वी में। तो आपको 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक इसका अध्ययन करना है, यानी कि इन जो 100 साल हैं, तो 1900 से लेकर 2000 तक जो समय है उसमें कौन कौन से प्रमुख कहानीकार हुए हैं और उनके कौन कौन से कवि हुए हैं, माफ कीजिए उसके कौन कौन से कहानियां हुए हैं, उसको आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। दोस्तों जब स्वतंत्रता हुई तो उसके बाद कई कहानी आंदोलन सामने आए, जिसमें अकहानी, सहज कहानी, फिर सचेतन कहानी, नई कहानी, ऐसे कई आंदोलन चले। तो इसका आपको अध्ययन करना है कि ये कौन सी कहानी आंदोलन थे, फिर उसके समर्थक कौन से कहानीकार हैं, इसका आपको अध्ययन करना है। फिर आपको हिंदी साहित्य में कहानी लिखने वाले जो प्रमुख कहानीकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनका भी परिचय पढ़ना है। आगे हम देखते हैं हिंदी नाटक। तो हिंदी नाटक में आपको हिंदी नाटक और रंगमंच इसका अध्ययन करना है। विकास के चरण, यानी कि जो हिंदी नाटक का विकास परंपरा है उसका आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको भारतेंदु युग, दिव्य प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, इनका आपको अध्ययन करना है। यानी कि भारतेंदु युग से जो नाटक की परंपरा आरंभ होती है तो उसका आपको अध्ययन करना है। फिर प्रसाद युग का अध्ययन करना है। फिर प्रसाद युग के बाद में जो नाटक लिखे गए उनका भी अध्ययन करना है। फिर स्वतंत्रता और साठोत्तर के बाद में जो नाटक लिखे गए उनका अध्ययन करना है। फिर अगला जो पॉइंट है प्रमुख नाट्य कृतियां, यानी कि इन लगभग 150 वर्षों में जो प्रमुख नाटक लिखे गए उनका आपको अध्ययन करना है, जो कि यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख नाटककार, यानी कि इन 150 वर्षों में जो प्रमुख नाटककार हुए हैं उनका भी आपको परिचय पढ़ना है 2000 ईस्वी तक। तो अगला जो पॉइंट है हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। तो आपको हिंदी का जो एकांकी है उसका भी विकास पढ़ना है, फिर लोकमंच इसका भी विकास पढ़ना है, और नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक जो कि आधुनिक युग में जो समकालीन नाटक है उसमें एक प्रकार है नुक्कड़ नाटक, तो उसका आपको अध्ययन करना है। फिर लोक रंगमंच, तो लोक रंगमंच से तात्पर्य दोस्तों कि जो विभिन्न प्रांतों में लोक रंगमंच है, जैसे कि कहीं रासलीला खेली जाती है तो कहीं नुक्कड़ ये भान खेले जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रांतों में जो नाटक होते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो कौन से प्रांत में कौन से नाम हैं और उसमें जो प्रमुख नाट्य कृतियां रही हैं या किस विषय पर वह नाटक खेले जाते हैं, इसका आपको अध्ययन करना है। दोस्तों यह सभी जो
पॉइंट है, इसके लिए रामचंद्र तिवारी की बुक काफ़ी अच्छी है, तो उससे आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है वह है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आपको हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। तो हिंदी निबंध का जो आरंभ होता है वहां से लेकर 2000 ईस्वी तक जो प्रमुख निबंध लिखे गए हैं उनका आपको अध्ययन करना है। आगे है हिंदी आलोचना। तो हिंदी आलोचना में आपको हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, तो जो आलोचनाएं ग्रंथ लिखे गए हैं उनका आपको अध्ययन करना है कि आलोचना का परंपरा कब से शुरू होता है और अब तक कौन कौन से प्रमुख आलोचक हुए हैं और उनके कौन कौन से ग्रंथ हुए हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार। तो समकालीन जो आलोचनाएं हैं और उसके विविध प्रकार, जैसे कि मार्क्सवादी आलोचना, फिर स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐसे कई प्रकार होते हैं, तो उसका आपको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद प्रमुख आलोचक, जिसमें आपको रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, इन सब का अध्ययन करना है। आगे जो है वह है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। तो हिंदी की अन्य गद्य विधाएं में आपको रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी, इन सब का विकास क्रम देखना है कि रेखा चित्र कब से लिखे गए हैं, फिर इनमें कौन कौन से प्रमुख लेखा चित्र लिखे गए हैं और इसके लेखक कौन हैं, इसका अध्ययन करना है। उसी प्रकार इन सभी का आपको अध्ययन करना है कि यात्रा साहित्य कब से लिखा गया है, पहला यात्रा साहित्य कौन सा है, उसके लेखक कौन हैं। फिर आत्मकथा, जो प्रमुख आत्मकथाकार हुए हैं उनका अध्ययन करना है। फिर जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी, जिसमें इसमें आपको जो प्रमुख लेखक हुए हैं उसका ही अध्ययन करना है आपको, जिसमें आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि इन सभी विधाओं की पहली रचनाएं कौन सी है और इसमें प्रमुख जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को याद करना है और उनका प्रकाशन वर्ष याद करना है। केवल इतना ही आपको पढ़ना है। आगे जो है दोस्तों अंतिम है हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। दोस्तों आपको प्रवासी साहित्य इसका अध्ययन करना है। तो जो भारतीय विदेश में जाके बस गए हैं या काम काज के सिलसिले में विदेश गए और वहीं रह गए, तो उन्होंने जो हिंदी में साहित्य लिखे हैं तो उसका आपको अध्ययन करना है और उनमें कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, यानी कि विदेश में हिंदी के कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं उनका आपको केवल परिचय प्राप्त करना है कि उनके वो कौन से देश के हैं और उनके कौन से ग्रंथ हैं। दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, केवल इतना ही आता है कि जैसे कि कुछ लेखक दिए होते हैं और आपको पहचानना होता है कि ये लेखक कौन से देश से संबंध रखते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रवासी लेखक में कौन सा लेखक कौन सा देश का है, यह ध्यान में रखना है। और उसके जो प्रमुख ग्रंथ है वह आपको पढ़ना है, यानी कि उनका परिचय प्राप्त करना है सिर्फ कि कौन से विषय पर वह लिखे गए हैं, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको इसमें केवल 3 बातें ध्यान में रखनी है कि लेखक जो हुए हैं वो कौन से देश में हुए हैं, यानी कि कौन से देश से उनका संबंध है, फिर उनकी रचनाएं कौन सी है और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यह था यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में जो इकाई 2 है उसके अंदर जो हिंदी साहित्य का इतिहास का पॉइंट है उसके सिलेबस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें दोस्तों हमने देखा कि डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है वह काफ़ी अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, और शिव कुमार शर्मा का जो बुक है हिंदी साहित्य युग और प्रयुक्तियाँ, और अंतिम रामचंद्र तिवारी की पुस्तक जो कि गद्य साहित्य के लिए काफ़ी अच्छी है, हिंदी का गद्य साहित्य। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसके जो नोट्स है वह अगर आप चाहिए तो हमारे
टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ देवानंद हिंदी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।